जैन आपको क्लास 11th हिंदी आरोह भाग 1 काव्यखंड का पाठ 10 पढ़ाने वाली हूँ, जिसका शीर्षक है आओ मिलकर बचाएं। और इसकी कवित्री जी हैं निर्मला पुतुल। तो चलिए शुरू करते हैं कवित्री जी के जीवन परिचय से। जन्म सन 1972, दुमका, झारखंड। तो इनका जन्म कब हुआ? तो 1972 में हुआ। कहाँ हुआ? दुमका, जो कि झारखंड में आता है। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं नगाड़े की तरह बजते शब्द, अपने घर की तलाश में। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्षमय रहा, मतलब बहुत ज़्यादा संघर्ष इनको करना पड़ा अपने जीवन में। घर में शिक्षा का माहौल होने पिता और चाचा शिक्षक थे के बावजूद रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। हालांकि इनके घर में इनके पिताजी और चाचा जी शिक्षक थे, उसके बावजूद भी इन्हें क्या है, रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित पढ़ाई करने का मौका नहीं मिल पाया। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार कर उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। इन्होंने सोचा कि मैं नर्स बन जाऊंगी तो आर्थिक समस्या मेरी नष्ट हो जाएगी। इस कारण से इन्होंने नर्स में डिप्लोमा की उपाधि प्राप्त कर ली नर्सिंग में। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की। संथाली समाज और उनके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ, जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। और जब इन्होंने जॉब की तो जॉब में उनको क्या है, समाज की क्रिया प्रतिक्रिया का ज्ञान हुआ, और ज्ञान होने के बाद कि अपने जो वास्तविक परिवेश होता है उसको समझने में भी सफल हो सकें। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा और बताते हैं कि इन्होंने आदिवासी समाज में क्या क्या विसंगतियां हैं, क्या क्या बुराइयां हैं, उनको बड़े अच्छे से बताया है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कतों और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनना आदि वे स्थितियाँ हैं जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। और बता रहे हैं कि इन्होंने समाज में व्याप्त जो भी बुराइयां हैं उनको बताया, और उन बुराइयों में कौन कौन सी बुराइयां हैं जिनको इन्होंने अपनी कविताओं में लिखा है। तो कड़ी मेहनत के बावजूद भी हमारे को क्या होता है, खराब स्थिति मिलती है, और कुरीतियों के कारण जो पीढ़ी है वह बिगड़ती जा रही है, और थोड़े लाभ के लिए बड़े बड़े समझौते करने पड़ते हैं। और हमारा जो समाज है वह पुरुष प्रधान समाज है। स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि करते जा रहे हैं लोग, बड़े बड़े घर बनाने में, दुकानें बनाने में लगे रहे हैं, और पेड़ पौधों को काटते जा रहे हैं, जंगलों का कटाव हो रहा है। शिक्षित समाज का दिक्कतों और व्यवसायियों के हाथों की कठपुतली बनकर रह गए हैं। पढ़ाई के लिए वो पैसे देते हैं तो सारा काम वो अपने ही अंडर में करवाते हैं। आदि ऐसी स्थितियां हैं जो पुतुल ने क्या है अपनी कविताओं में दिखाई हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं। और जो आदिवासी जीवन में कुछ ऐसे भी पहलू हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, ऐसी भी कुछ कलाएं हैं जिनको हम जानते नहीं हैं, जिनको पुतुल ने बताया है। संताली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को वे वाकई से सामने रखती हैं। मतलब संताली समाज में सकारात्मक पक्ष क्या है और नकारात्मक पक्ष क्या है, उसको भी यहाँ पर उन्होंने बताया है। संताली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं। मतलब सकारात्मक तत्व हो गए कौन कौन से? सादगी होना, भोलापन होना, प्रकृति से प्रेम होना, कठोर परिश्रम करने की शक्ति होना। वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। और यहाँ पर बुराइयाँ क्या हैं, नकारात्मक पक्ष क्या हैं? तो ये लोग शराब पीते हैं, शिक्षा पर ध्यान नहीं देते हैं, बहुत सारी बुराइयों को स्थान देते हैं। आओ मिलकर बचाएं कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है, सकारात्मक और नकारात्मक। 72 संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ समाज प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। मतलब हमारे समाज को यदि हमें स्वस्थ रखना है तो हमें इन चीज़ों को बचाना चाहिए। यदि हमारे प्राकृतिक परिवेश
को हम सही रखेंगे तभी हम जाके सही रह पाएंगे। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, क्योंकि वो आदिवासी जो लोग हैं वह क्या है, जंगलों में ही रहा करते हैं और वह जंगलों में रहकर जंगलों की सुरक्षा किया करते हैं। और आजकल जंगलों की कटाई होने के कारण ये समाज क्या है, कम होता जा रहा है, संकट में पड़ता जा रहा है। जो कविता का मूल स्वर है संताली भाषा में हिंदी रूपांतर अशोक सेन ने किया है, मतलब ये संताली भाषा में था और इस कविता का हिंदी में अनुवाद अशोक सेन जी ने किया है। अब आते हैं आओ मिलकर बचाएं कविता पर। अपनी वस्तुओं को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को। हड़िया में अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन, ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन दिल का, अक्खड़पन, जुझारूपन भी, भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत, बच्चों के लिए मैदान, पशुओं के लिए हरी हरी घास, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांति। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। अब हम इस कविता के सारांश को समझते हैं कि आखिर पूरी कविता में क्या बताया गया है, इसके अर्थ को जानते हैं। संताल समाज में जहाँ एक ओर सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, तो वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। प्रस्तुत कविता आओ मिलकर बचाएं में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण यहाँ पर हुआ है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज का संकट में जो कविता का मूल स्वर है उसको यहाँ पर बताया गया है। कवित्री झारखंड की आदिवासी संस्कृति को शहरी सभ्यता के कुप्रभाव से दूर रखना चाहती हैं, अर्थात बचाना चाहती हैं। वह तेजी से हो रहे शहरीकरण के कारण अपने प्रदेश को वृक्ष विहीन होने से बचाना चाहती हैं, क्योंकि शहरीकरण बढ़ता जा रहा है तो वृक्ष उसमें काटे जा रहे हैं, तो उनसे बचाना चाहती हैं। शहरी उच्च श्रृंखलता आदिवासियों के सरल और सहज स्वभाव को प्रभावित कर रही, क्योंकि जब शहरीकरण बढ़ जाएगा तो उनकी जो सहन शक्ति है, मेहनत करने की जो आदत है, वो भी क्या हो जाएगी, छिन जाएगी और उनका जो सरल स्वभाव है वह भी चला जाएगा। कवित्री चाहती हैं कि आदिवासी समाज के जीवन में उत्साह, जोश, भोलापन, अक्खड़पन तथा जुझारूपन बना रहे, ताकि उनको अंदर क्या है, सहन करने की जो ताकत है वह बरकरार बनी रहे, जो झारखंडी संस्कृति की सबसे बड़ी पहचान भी है। वे धनुष बाण तथा कुल्हाड़ी को धारण कर अपनी सभ्यता की पहचान बनाए रखें, और वो जानवर से बचने के लिए क्या करते, धनुष बाण रखते हैं, तो वह रखें जिससे कि उनकी सभ्यता है वो बनी रहे, उसकी पहचान बनी रहे। झारखंड के पर्वतों की शांति, नदियों का शोर, पहाड़ी गीतों की धुन उसे एक अलग विशिष्टता प्रदान करते हैं। और झारखंड की पहचान क्या है, तो पर्वत वहाँ के कैसे शांति को देने वाले हैं, नदियाँ का जो शोर है वह भी क्या है, आनंद को देने वाला है, और पहाड़ी जो गीत गाए जाते हैं वह उनको क्या है, एक अलग ही पहचान प्रदान करते हैं, किसको, झारखंड को। वह चाहती हैं कि संथाल परगना की मिट्टी की सुगंध तथा उन पर लहलहाती फसलें ज्यों की त्यों बनी रहें, क्योंकि वृक्षों की कटाई हो जाएगी, वहाँ पर जो खेती वगैरह की जाएगी, वहाँ पर घर वगैरह बनने लगेंगे, तो खेती भी क्या है, कम हो जाएगी, तो वहाँ पर खेत नहीं लहला पाएंगे, वहाँ पर फसलें नहीं रह पाएंगी, तो इसलिए वह उनको वैसा ही रखना चाहती हैं। उन पर शहरी जीवन का प्रभाव ना पड़े, मतलब शहरी लोगों का प्रभाव यहाँ की संस्कृति पर, यहाँ की सभ्यता पर ना पड़े। कवित्री के अनुसार वर्तमान युग में आपसी संदेह का वातावरण छाया हुआ है, मतलब
आपस में लोग एक दूसरे पर क्या है, संदेह करने लगे, शंका करने लगे हैं, और लोगों में ईर्ष्या द्वेष की भावना भी बढ़ रही है इसी कारण से, क्योंकि संदेह करते हैं, इसी कारण से ईर्ष्या और द्वेष होता है, लड़ाई झगड़े होते हैं। वह चाहती हैं कि उनका संथाल समाज इन बुराइयों से बचा रहे तथा उनकी वास्तविक सहजता तथा संवेदनशीलता बनी रहे। इस प्रकार वह मनुष्य जीवन के बीच घटते अविश्वास, आस्था, आशा आदि को बचाकर अपने आदिवासी संस्कृति को धूमिल होने से बचाना चाहती हैं, कि मतलब उनकी संस्कृति पर कोई आँच न आए। अब आते हैं हम प्रश्न अभ्यास की ओर। सबसे पहला प्रश्न है, माटी का रंग प्रयोग करते हुए किस बात की ओर संकेत किया गया है? तो कविता में माटी के रंग का प्रयोग करते हुए झारखंड के संथाल परगना के लोगों की जो स्वाभाविक प्रकृति है, स्वभाव है, उसकी ओर संकेत किया गया है। कवित्री चाहती हैं कि झारखंड के लोगों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव न पड़े, उनके व्यवहार में प्रादेशिक गुण बने रहें, जो प्रदेश के गुण हैं वही रहें, ताकि उनकी भाषा का झारखंडी स्वभाव नष्ट ना हो, मतलब उनकी भाषा ज्यों की त्यों सही सलामत रह सके। भाषा में झारखंडीपन से क्या अभिप्राय है? तो झारखंडीपन का अर्थ है झारखंड के लोगों की अपनी भाषा। झारखंड के लोगों की अपनी मूल भाषा है, जिसका विशिष्ट उच्चारण और स्वभाव है। यह उनकी संस्कृति को अलग पहचान प्रदान करता है, तो वह बना रहे। दिल के भोलेपन के साथ साथ अक्खड़पन और जुझारूपन को भी बचाने की आवश्यकता पर क्यों बल दिया गया है? तो कवित्री ने झारखंड के आदिवासियों के अक्खड़पन और जुझारूपन को बचाने की आवश्यकता पर बल दिया है। दिल का भोलापन उनके सरल तथा सहज स्वभाव को दर्शाता है, दिखाता है। वे इतने भोले भाले हैं कि शहरी संस्कृति उन पर गलत प्रभाव डाल सकती है, मतलब उतनी सीधी सादी के इस प्रभाव में आ सकते हैं, शहरी प्रभाव में, जिससे कि उन्हें सही गलत की समझ हो सके। और यहाँ पर सरल स्वभाव के साथ साथ उनमें अक्कड़पन की भी हो, जिससे कि उन्हें क्या है, सही गलत की पहचान हो सके, उन पर सरलीकरण का प्रभाव ना पड़ सके। कवित्री उनके जुझारूपन या संघर्षशील स्वभाव को बचाना चाहती हैं, ताकि वे कठिन परिस्थितियों में भी लड़ने के काबिल हो सकें, मतलब कठिन परिस्थिति का भी सामना कर सकें। प्रस्तुत कविता आदिवासी समाज की किन बुराइयों की ओर संकेत करती है? तो प्रस्तुत कविता में आदिवासी समाज की कई ऐसी बुराइयां हैं जिनका उल्लेख यहाँ पर कवित्री जी ने किया है, जो उनकी संस्कृति को क्या कर रही हैं, धूमिल कर रही हैं, मिट्टी में मिला रही हैं। उनके जीवन पर शहरी संस्कृति का प्रभाव पड़ रहा है, जिसके कारण वे अपनी असली पहचान को भूलते जा रहे हैं। दूसरा है, संथाली समाज अभी भी अशिक्षित है। तीसरा, उनका झुकाव शराब की ओर अधिक हो रहा है, मतलब शराब पीने में लोग प्रवृत्त हो रहे हैं। उनके अंदर आत्मविश्वास की कमी होती जा रही है। धनुष बाण संथाल परगना की पहचान है, मतलब धनुष बाण चलाने में संथाल के लोग प्रवीण हैं, वही उनकी पहचान है। लेकिन आदिवासियों की ये पहचान भी अब उनसे खो चुकी है। अगला प्रश्न है, इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है, इससे क्या आशय है, क्या अभिप्राय है, क्या इसका अर्थ है? तो कवित्री ने आज के अविश्वास भरे दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है इसलिए कहा है, क्योंकि आज के युग में भी बढ़ती अविश्वास तथा एक दूसरे के बीच की ईर्ष्या और द्वेष की जो भावना है, वह आदिवासी समाज को पूरी तरह प्रभावित नहीं कर सकी है। मतलब आज भी वहाँ के लोग पूरी तरह से अविश्वासी नहीं हुए, आपस में झगड़ते नहीं हैं। इसलिए कवित्री उनकी भाषा और संस्कृति के गुणों को बचाना चाहती है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पंक्तियों के काव्य सौंदर्य को उद्घाटित कीजिए, मतलब काव्य सौंदर्य को बताइए। ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट। कवित्री ने दिनचर्या में आई नीरसता को दूर करने के लिए गर्माहट शब्द का लाक्षणिक प्रयोग किया है, जिसको लाक्षणिक शैली के रूप में भी हम व्यक्त कर सकते हैं। जैसे छंद मुक्त पंक्तियां हैं, इसमें शब्द प्रतीकात्मक हैं और भाषा अत्यंत सरल एवं सहज है, कि हमें पढ़ने से ही समझ में आ रही है। थोड़ा सा अविश्वास, थोड़ी सी उम्मीद, थोड़े से सपने, आओ मिलकर बचाएं। इसका उत्तर है कि भाषा सहज एवं सुबोध है। थोड़ा सा, थोड़ी सी, थोड़े से, तीनों शब्दों के प्रयोग से कविता में अभिव्यक्ति अच्छी बन पड़ी है, मतलब
भाव अच्छे से व्यक्त हो पा रहे हैं। अच्छे भविष्य के लिए सभी को मिलकर चलने की प्रेरणा दी गई है। कविता प्रेरणादायक है, प्रेरणा देने वाली है। अगला प्रश्न है, बस्तियों को शहर की किस आबो हवा से बचाने की आवश्यकता है? तो आदिवासी बस्तियां समाज को शहरी अपसंस्कृति के प्रभाव से बचाने की आवश्यकता है। जो बुरी संस्कृति है उसके प्रभाव से बचाने की जरूरत है। शहरों की नग्नता और अश्लीलता आदिवासियों को भी मर्यादा विहीन बना रही है। शहरीकरण का प्रभाव बस्तियों को वृक्ष विहीन बना रहा है। सबसे बड़ा जो प्रभाव है शहरीकरण का, वो हमारी बस्तियों को पेड़ों से रहित कर रहा है। दिन प्रतिदिन लोगों की बढ़ती व्यस्तता उनमें अलगावपन को बढ़ावा दे रहा है। मतलब लोग अपने काम में इतने व्यस्त हो जाते हैं, उनको पड़ोस में क्या घट रहा है, हमारे रिश्तेदारों के यहाँ क्या हो रहा है, कुछ भी पता नहीं रहता है। इन बस्तियों की अपनी एक विशिष्ट पहचान तथा संस्कृति है, जिसे कवित्री शहर के गलत आबो हवा से बचाना चाहती है। मतलब जो गलत आदतें हैं वो हमारे यहाँ पर ना आए, उनसे वह बचाए रखना चाहती है। आप अपने शहर या बस्ती की किन चीज़ों को बचाना चाहेंगे? तो हम अपने शहर या बस्ती को निम्नलिखित चीज़ों को बचाना चाहेंगे। आधुनिक युग की बढ़ती व्यस्तता और जड़ता से बचाना चाहेंगे, क्योंकि लोग आजकल मोबाइल और लैपटॉप वगैरह में इतने खो गए हैं कि उन्हें घर के बाजू में बैठा हुआ व्यक्ति भी समझ में नहीं आता क्या हो गया है उसको, बीमार है, दुखी है, रो रहा है। जो कुछ भी कहना होता वो मैसेज के माध्यम से कहते हैं, जबकि बाजू में बैठे रहते तो मुंह से दो शब्द नहीं कहना चाहते हैं। महानगरों में व्याप्त स्वार्थ की भावना तथा ईर्ष्या, मतलब जितने भी बड़े बड़े शहर होते हैं वहाँ पर स्वार्थ की भावना होती है। मतलब अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता, जैसी बात यहाँ पर होती है। ईश्वर द्वेष से भी अपने समाज या बस्ती को बचाना चाहेंगे। शहर की अमर्यादित संस्कृति के कुप्रभाव से भी हम अपने समाज को बचाना चाहेंगे। कुछ एक्ट्रेस वगैरह होती हैं, वो तो क्या है, सिर्फ पैसा कमाने के लिए थोड़ी देर के लिए ऐसे वस्त्रों को पहनती हैं, ऐसी चीज़ों को धारण करती हैं, परंतु जो हमारी भोली भाली बच्चियां होती हैं वो इस बात को नहीं समझती हैं कि वह वहाँ पर तो पूरी सुरक्षा होती है, उनके इतने सारे बॉडीगार्ड होते हैं, और वो थोड़ी देर के लिए सिर्फ जब उनको सो देना रहता है उतनी देर के लिए वो ऐसे कपड़े पहनती है। वास्तविक ज़िंदगी में तो वो हमारे जैसी ही रहा करती हैं, पर ये भोली वाली बच्चियाँ क्या करती हैं, उनको देख देख करके वैसे ही कपड़ा पहनती हैं, वैसे ही रहना चाहती हैं, जिसका हमारे समाज पर बहुत प्रभाव पड़ता है। तनाव भरी ज़िंदगी से बचाना चाहेंगे। मतलब हमारा जो समाज है वह तनाव भरी ज़िंदगी से मुक्त हो, जिससे कि वह शांति से रह सके। अगला है, आदिवासी समाज की वर्तमान स्थिति पर टिप्पणी करें। तो आदिवासियों की वर्तमान स्थिति पहले की तुलना में बहुत हद तक सुधर चुकी है। सरकार ने इनके क्षेत्र में अनेक विकास के कार्यक्रम भी लागू किए हैं, मतलब कार्यक्रम चलाए हैं और उन सुविधाओं को इनको दिया है। इन्हें शिक्षित किया जा रहा है। आदिवासी लोगों को अलग से हॉस्टल खुलवाए जाते हैं, वहाँ पर आदिवासी लड़कियों को रखा जाता है। उनकी संस्कृति जैसे गीत वगैरह, उनकी गाने की जो शैली है, लोकगीत की प्रथा को भी उनने पुरस्कृत किया है और आगे तक लेके गए हैं, जिससे गरीबी और बेरोजगारी की जो समस्या है वह दूर हुई है। इन्हें अपने अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि इनके जो भी अधिकार हैं वह अपने अधिकारों को लें। इन क्षेत्रों में यातायात के साधनों का विकास हो चुका है। मतलब पहले आने जाने के लिए सुविधा नहीं थी, अब वो भी सुविधा यहाँ पर की गई है। पुराने रीति रिवाज और आडंबरों का उन्मूलन किया जा रहा है। मतलब पुराने जो रीति रिवाज थे कि ऐसे ही रहना चाहिए, ऐसे ही उठना, ऐसे ही बैठना, ऐसे ही खाना, उन रीति रिवाजों को बदला गया है। वे स्वयं को आधुनिकता के परिवेश में रूपांतरित कर रहे हैं और ये लोग क्या है, अपने आप को बदल भी रहे हैं। तो बच्चों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। यदि आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए तथा इस पाठ से संबंधित कोई भी प्रश्न है तो नीचे कमेंट्स में पूछ लीजिए। धन्यवाद।